Greetings, dear students. Today we are going to talk about the third probability distribution, that is the normal distribution. The normal distribution is different from the first two that we have discussed. We have talked about the binomial distribution and the Poisson distribution. How the normal distribution is different from the other two, because they were discrete probability distributions and this is a continuous probability distribution. So what do we mean by this? So when we talked about the binomial distribution and the Poisson distribution, the underlying random variable can assume only discrete values. But in case of a normal distribution, the underlying random variable can assume any number of values. It can be in points and it is a continuum. There is no break in between, right? So what do we mean by this? When we talked about, जब हमने बायनॉमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो जिस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे थे, वो वेरिएबल सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ले सकता है और उन वैल्यूज़ के बीच में गैप आता है. जैसे हम कहें कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 1.2, 1.3, 4.2 ऐसे नहीं हो सकता. सो जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट है, उनके बीच में गैप है, एंड दोज वैल्यूज़ आर द लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ विच द वेरिएबल कैन assume. But when we talk about a continuous variable, a variable which can assume any number of continuous values like the weight, the age, the height, right? So you can calculate in points also and there is a continuity in that. तो हर दिन आपका continuous, जैसे एज है तो आप उसको डेज में भी बता सकते हो, मंथ्स में भी, ईयर्स में भी, आवर्स में भी, आप पॉइंट्स में बता सकते हो. So there is a continuity between the values which it can take, right? Similarly the height of a person, तो आप height measure कर रहे हैं तो किसी की आपकी पॉइंट्स में आ सकती है. व्हेन वी टॉक इन सेंटीमीटर, से 152.3 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर एंड लाइक दैट. तो ये जो आपकी वैल्यूज़ में एक कॉन्टिन्यूटी चलती है, कोई गैप नहीं आता कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसको आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं. तो जब उस कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए था, वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, दैट इज़ द बायनॉमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. So normal distribution is the most commonly used probability distribution. First, because generally the variables that we study they follow a continuity and they are continuous variables. And secondly, there are certain features of this normal distribution which help us in making it easier to calculate the probabilities related to the continuous variables. And if we increase the n is the number of times you are doing a particular experiment. If you increase the n, then the normal distribution is also taken as an approximation for this binomial and Poisson distribution. What do we mean by this? इसका मीनिंग है कि अगर हम n को लार्ज करते जाएं, तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, दे स्टार्ट अपियरिंग लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ओनली, एंड वी कैन यूज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ फॉर दोज टाइप ऑफ वेरिएबल्स ऑल्सो, where earlier we were using the binomial distribution and the Poisson distribution if n becomes very large, right? तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अकरेंस के कितने चांसेस हैं उसके अकरेंस के ऑफ दिस वेरिएबल टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज़. वो वेरिएबल अलग अलग वैल्यूज़ ले, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं.
जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है। तो जैसे एज है, तो एज में भी 1 ईयर और 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स, और इनकी हर एक की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 1 ईयर होगी तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 2.5। इस तरह से जब हम उसको प्लॉट करते हैं, वी गेट अ कर्व विच इज़ नोन एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल एज, और एज कोई भी वैल्यू ले सकती है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, सो देन वी से दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Now secondly, sometimes we also call it by the name of a Gaussian distribution. Gaussian is the name given to this distribution because of the person who gave this distribution. The name of the person was Carl Gauss. So Carl Gauss के नाम पे भी इसका नाम पड़ा है. Sometimes we call it as a Gaussian distribution. Right. So now we are talking about the properties. The first is that it is a continuous probability distribution. Secondly, it has a bell shape. It is a bell shaped curve. So आपने bell देखी है, जैसे bells होती हैं जिसको आप मंदिर वगैरह में जो आप bells देखते हैं, there is a shape of that bell, right? So it is also known as a bell shaped curve. This is what we have written, and if you can see here, I have tried to draw one normal distribution curve. आप देख सकते हैं it resembles a bell. जैसे आपकी एक bell होती है उस तरह से आपका ये curve की shape है. So it is a bell shaped curve and it is perfectly symmetrical. Perfectly symmetrical का क्या meaning है कि अगर आप इसके मिडल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका हाफ पोर्शन लेफ्ट में जाएगा और हाफ पोर्शन राइट में जाएगा, राइट. सो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल एंड सिमिलर पार्ट्स. तो ओवरलैपिंग पार्ट्स, अगर आप उसे फोल्ड करेंगे तो उसको पूरा कवर कर लेगा. सो दैट इज इट इज़ अ सिमेट्रिकल एंड अ बेल शेप्ड कर्व, राइट. ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इसकी हैं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. इट इज़ यूनिमोडल. यूनिमोडल मीन्स जब आपने एवरेज पढ़ा है तो हमने मीन, मीडियन, मोड की बात की है. तो मोड का मतलब होता है वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आती है. तो मोड जो है इसका एक ही मोड होता है, मीन्स एक ही ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है. इट इज़ यूनिमोडल. यूनि मीन्स सिंगल. इट हैज़ ओनली वन मोड, not more than one mode. Then third is equality of mean, median and mode, right. In this normal distribution, the mean, median and mode, all three are equal and they are shown by this value. यहाँ पर जो हमने लिखा है x bar is the mean. x bar जो इसका mean है that is equal to median also and that is equal to mode also, right. So mean, median and mode are equal in case of a normal distribution. Then asymptotic to the baseline. asymptotic to the baseline का क्या मतलब है कि जब आप इस कर्व को देखते हैं, ये बेसलाइन है आपकी, दिस इज़ द नंबर लाइन, राइट. इसमें कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव है, राइट. सो दिस इज़ द मिडल वैल्यू विच इज़ 0. तो यहाँ पर जो आपकी कर्व है वो लाइन के पैरेलल चलता है एंड में जाके, लेकिन वो कभी लाइन से मीट नहीं करता, राइट. इट डजंट टच द लाइन. यहाँ पर भी आप लेफ्ट में देख सकते हैं वो लाइन को टच नहीं कर रहा, और आप राइट में भी देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट टचिंग द लाइन. तो दैट मीन्स इट इज़ एसिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन, राइट. तो लाइन के पास बहुत आ जाता है लेकिन कभी भी लाइन को टच नहीं करता. तभी हम कहते हैं कि इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी. यहाँ से माइनस इन्फिनिटी और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी. देन द रेंज अभी आपको मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक वो वैल्यूज जा सकती हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट. सो हमने जब बायनोमियल और पॉइसन की बात की थी तो n जो हमने बायनोमियल में कहा था कि n हैज़ टू बी फाइनाइट, तभी हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं कि n फाइनाइट होना चाहिए. यहाँ पर n इनफाइनाइट होता है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इट कैन गो अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड हायर अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है. तो ये आपकी रेंज है. देन टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1. क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल की अकरेंस की, डिफरेंट नंबर ऑफ अकरेंसेस की, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि टोटल 1 होता है. तो ये जो पूरा एरिया अंडर द कर्व है, जो ये हमने कर्व बनाया है, इसके नीचे का जो पूरा एरिया है, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द एरिया,
this whole will be the area under the curve. तो ये पूरा जो एरिया है this is equal to 1. तो that is a probability of the occurrence of whatever we are talking about, right? तो उसकी जो total probability है that is 1. That is why the area under the curve is 1. Then it is a continuous probability distribution that we have already discussed, and the main parameters of this distribution are x bar and standard deviation. So x bar is the mean, and the standard deviation is denoted by the symbol here. So these are the main parameters, and then we have the area properties. जो total area है under the curve वो तो 1 है, वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस कर्व की, एरिया की. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. लुक एट दिस कर्व हियर. यहाँ पे देखिए, अब हम सबको पता है कि जब हम एक एवरेज निकालते हैं, एवरेज का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है. मतलब हम ये कह सकते हैं, सपोज आई से कि द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ 50 kg. ठीक है, तो मतलब इसको सुन के आपके माइंड में क्या आएगा? आपको लगेगा कि ज़्यादातर बच्चों का वेट 50 के आसपास होगा. इसलिए हम एवरेज निकालते हैं कि एवरेज हमें एक आइडिया देती है कि ज़्यादातर चीज़ें किस वैल्यू के आसपास हैं. ठीक है, अब अगर एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ 50 kg, दैट डजंट मीन कि हर एक बच्चे का वेट 50 kg है. एवरेज निकालते वक्त हमने सबके वेट को कंसिडर किया है. हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जिसका वेट 60 हो, या एक ऐसा हो जिसका वेट 40 हो, लेकिन जब हमने सबकी एवरेज निकाली तो वो 50 पे आ गया. फाइन. सो नाउ वी वांट टू सी कि जो हमने एवरेज निकाली है वो हमारी कितनी सही है. क्या हम वाकई में कह सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का वेट 50 के आसपास है? उसको जांचने के लिए हम दूसरा एक कैलकुलेशन करते हैं विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब अगर हम ये देखना चाहें कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, मान लो उस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों की जो एक्चुअल वेट है उसकी वैल्यू आप लेंगे और ये देखेंगे कि ये 50 किलो जो हमने एवरेज वेट बताया है, जो अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं उन सब के वेट्स की, वो उससे कितनी दूर हैं या कितनी पास हैं. राइट, उसको डेविएशन बोलते हैं. डेविएशन मतलब उससे कितनी डाइवर्ट होती हैं या डेविएट होती हैं. मतलब 50 से कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है, और कैसे कितने बच्चों का वेट इससे अलग है और कितना अलग है, वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है. ठीक है, तो आपने एक एवरेज तो निकाल ली, लेकिन उसकी डेविएशन बहुत ज़्यादा है. मतलब जब आप डेविएशन कैलकुलेट करते हो तो आपको लगता है कि उससे बहुत दूर दूर जा रही हैं वैल्यूज़. सो वी से कि दिस एवरेज इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज़ नॉट अ गुड एवरेज. ये आपको सही अंदाज़ा नहीं दे रही है ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. लेकिन इसका उल्टा, अगर डेविएशन बहुत कम है, डेविएशन कम होने का मतलब कि इससे जो हट रही हैं वैल्यूज़ वो बहुत कम है, मतलब ज़्यादातर वैल्यूज़ 50 के आसपास ही हैं, तो आपकी डेविएशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्लस्टरिंग ऑफ द वैल्यूज़ क्लोज टू द मीन. मतलब जो मीन हमने कैलकुलेट किया है, जैसे इस एग्जांपल में 50 kg कैलकुलेट किया है, तो ज़्यादातर वैल्यूज़ उसके पास पास हैं. जैसे कोई 51 है, 52 है, 49 है, 48 है, देन 52.2, समथिंग लाइक दैट. तो ये सारी वैल्यूज़ पास 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 आके तो आपका कर्व बहुत स्क्वीज़ हो जाएगा. आपका कर्व जो है वो फैलेगा नहीं. कर्व जो है फैलेगा कब? जब आपकी वैल्यूज़ दूर दूर होंगी. तो दूर दूर होने का मतलब है कि डेविएशन ज़्यादा हो रही है, और पास आने का मतलब है कि डेविएशन कम है. तो डेविएशन कम होने का मीनिंग है कि आपकी जो एवरेज है वो रिप्रेजेंटेटिव है. आपने जो एवरेज कैलकुलेट की है वो सही आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. और अगर दूर दूर हैं वैल्यूज़ तो इसका मतलब वो उससे ज़्यादा हट रही हैं, डेविएट हो रही हैं. तो यहाँ पर जब आपको डेविएशन का मतलब इसलिए समझा रही हूँ मैं कि आप जब इसमें देखेंगे, यहाँ पे हमने ये एक्स बार लिया है, दैट इज़ मीन. एक्स बार इज़ 0, और यहाँ पे जो मीन हमने लिया है उससे डेविएशन लिए, ये जो सिंबल है दैट इज़ ऑफ डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, तो -1 मतलब क्योंकि वैल्यूज़ माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी, तो 0 से इस तरफ जब आप जाएंगे नंबर लाइन पे तो माइनस आएगा, और राइट में जब आप जाएंगे तो प्लस.
तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है डिस्ट्रीब्यूशन, तो -1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन और +1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल होगा। ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में कितना एरिया लाई करता है? 68.26%। इस पूरे जितना भी एरिया अंडर द कर्व है उसका 68.26% एरिया इन +1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन और -1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में लाई करता है। इसी तरह से जब आप -2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे और +2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो आपका जो एरिया है वो 95.45% है। इतना एरिया यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई करता है। फिर 99.73% एरिया -3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन और +3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में लाई करता है। सो दीज आर दी ऑलरेडी नोन फैक्ट्स अबाउट दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो मीन है उससे जब स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करोगे तो कितना एरिया +और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आएगा, कितना एरिया +2 और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आएगा, और कितना एरिया +3 और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो टेल्स हैं, ये जो आपके एरिया बच गया यहाँ पे, जो जिसको हम टेल्स बोलते हैं, टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बहुत कम एरिया है। तो ज़्यादातर एरिया आपका + और -3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन में कवर हो जाता है। यू कैन सी 99.73। तो आपका जो बहुत थोड़ा सा उसमें एरिया रह गया है, दैट इज़ 0.27 के करीब, तो वो आपका जो कहाँ पर लाई करेगा, दैट विल बी इन द टेल्स, राइट। सो दैट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अगर आप 100 में से 99.73 तो आपने यहीं पर ले लिया है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर ओनली लेफ्ट विथ 0.27%, वो जो बहुत कम एरिया आपका दैट विल गो इन द टेल्स, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि एक हमने नेक्स्ट जो लिखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग तरह की हैं, उनमें से एक टर्म है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। So standard normal distribution is the distribution which has a mean, that is x bar is equal to 0 and standard deviation is equal to 1, ठीक है। तो अब ये standard normal distribution क्यों हम जान रहे हैं? बिकॉज जब हम कैलकुलेशन करेंगे, एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी विल ट्राई टू कन्वर्ट ऑल अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट बनते हैं, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में जो ज़्यादा यूज़ होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। इट हेल्प्स अस इन स्टडिंग द वेरियस कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, आपको डिसीजन मेकिंग अलग अलग तरह की उसमें हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ n बिकम्स लार्ज। तो हम बाइनोमियल और पॉइसन की जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इट इज़ द बेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, जो सैम्पलिंग थ्योरी है जो आपके आगे हायर स्टैटिस्टिक्स में आता है, उसका ये बेस है कि सैम्पलिंग थ्योरी का बेस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू कैन रीड आउट द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द बुक। एंड सेकेंडली द कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों का कंपैरिजन, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको ये सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे इंडिविजुअली, and you have to draw a curve and explain how this normal distribution curve shows the area under the curve, how it is distributed between the standard deviations, ठीक है। तो this is about the introduction to a normal distribution. Then in our next discussion we will talk about some practical questions related to normal distribution.